वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट इंटरफेस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के जो है वो दो फेसेस हमने देखे थे, एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस। इंटरफेस जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये वाली जो फेस है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी जो है वो है इंटरफेस। और उसके जो है वो आगे तीन सब फेसेस हैं, G1, S एंड G2। पहले G1 आता है, फिर S, उसके बाद G2। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है वो सेल के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आती हैं, सेल अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, G1 के अंदर कैसे प्रिपेयर करता है, S के अंदर कैसे प्रिपेयर करता है और G2 के अंदर कैसे प्रिपेयर करता है। और यहाँ पे एम फेस में क्या होगा, फिर एम फेस में एक्चुअल में सेल जो है वो डिवाइड होगा, इसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि G1 फेस में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसको हम गैप 1 भी बोलते हैं। गैप 1 फेज पोस्ट माइटोटिक यानी माइटोटिक एम फेज के बाद हो रही है, ठीक है, तो इसको हम पोस्ट माइटोटिक बोलेंगे। और यहाँ पे प्री सिंथेटिक, सिंथेटिक ये है एस फेज, सिंथेटिक इससे पहले हो रही है तो प्री सिंथेटिक फेज हम इसको बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है समझना ज़रूरी है कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है सेल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आफ्टर G1 फेज सेल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, पर इतना नहीं होगा, अप टू स्मॉलर एक्सटेंट तक ये इंक्रीज होता है। सेल साइज इंक्रीजेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस ग्रोज इन साइज बट अप टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। फिर आगे जो है बायोकेमिकल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि इसके या सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोल लो या सेल ऑर्गेनेलिस आप बोल लो, इनकी जो डुप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे हो जाती है, डुप्लीकेशन या फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। जैसे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में गोल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम जो है आरएनए की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, और एटीपी यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे सेल को चाहिए डिवाइड होने के लिए, उसको प्रिपेयर होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे है, तो यहाँ पे एटीपी जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। अब देखिए एस फेस में क्या होगा, अब G1 हम पढ़ लेंगे। G1 और G2 जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं, इसमें थोड़े चेंजेस हैं, मतलब हमें याद करने के लिए अच्छे हैं। और एस फेस जो है वो इन दोनों से थोड़ी डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें एक चेंज आता है, यूनिक चेंज आता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज के अंदर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट मतलब डिवाइड, टूटते हैं, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट। अब क्यों टूटते हैं, देखो जब पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे तो दोनों को एक न्यूक्लियस एक सेल में और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी डॉटर सेल में, तो न्यूक्लियस की वहाँ पर डिवीजन होगी, उसके अंदर डीएनए जो है उसकी कॉपी बनेगी। अब जितने भी क्रोमोसोम हैं उसकी कॉपी बनती है। जैसे हम ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम है, तो 46 एक डॉटर सेल को और 46 जो है वो दूसरी डॉटर सेल को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो ये इंपॉर्टेंट है एस फेस को समझना है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। इसके बीच में एक सेंट्रोमेयर होता है, जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो इसकी आर्म्स है इनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यही लिखा हुआ है, देखो ईच क्रोमोसोम्स हैज़ 2 क्रोमैटिड्स, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स हैं दैट आर अटैच्ड टू ईच अदर। किसके साथ, सेंट्रोमेयर, जो दोनों एक दूसरे के साथ किसके थ्रू अटैच है, दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द सेंट्रोमेयर। सेंटर वाला पार्ट जो है वो सेंट्रोमेयर। अगला पॉइंट, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सेम रहते हैं, वो इसमें चेंज नहीं होते हैं। ये भी एक चेंज आती है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए सेल हैप्लॉइड है या सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड, अगर हैप्लॉइड सेल है तो उसके अंदर जो आफ्टर एस फेज वो हैप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट जो है, जो क्रोमोसोम जो है वो मोनाड से डायाड फॉर्म में चेंज होता है, और इसका डीएनए कंटेंट जो है वो डबल होता है। अब ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। देखो एक चीज़ हमें इसमें याद रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, वो तो हमें याद रखनी है। दूसरा जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो इसका डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, वो इसमें डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे
अगर मान लो हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है, हम क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें हैप्लॉइड सेल में डीएनए कंटेंट 1C होता है तो ये डबल हो जाएगा। अगर डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो 2C होता है। तो देखो यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग द एस फेज जो 1C है, जो डीएनए कंटेंट है वो 2C में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 2C आफ्टर कंप्लीटिंग द एस फेज जो डीएनए कंटेंट है वो 4C में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल आफ्टर एस फेज हैप्लॉइड ही रहेगा, लेकिन हैप्लॉइड के लिए 1C है डीएनए कंटेंट, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एस फेज इट विल चेंज इनटू 2C। और यहाँ पे अगर डिप्लॉइड सेल की बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो 2C, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एस फेज इट विल चेंज इनटू द 4C। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मोनाड जो है वो डायाड में चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी, लेकिन सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन और सेंट्रोमेयर जो है वो स्प्लिट, जिसको हम डिवाइड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर देखिए स्प्लिट होगा, इस साइड को इस डायरेक्शन में इसको पुल करेंगे अगर, तो यहाँ पे स्प्लिट होके वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेंट्रोमेयर जो है वो आगे जाके एम फेस में स्प्लिट होगा, अभी जो है वो स्प्लिट नहीं होगा। अभी तक सिर्फ जो है यहाँ से इस तरह से रेप्लिकेशन चलेगी, और यहाँ पे जो मोनाड फॉर्म है वो डायाड फॉर्म में चेंज होगी। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, मोनाड फॉर्म जो है वो डायाड फॉर्म में चेंज होगी। अब देखिए G2 फेज, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखना आपको इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेल साइकिल जो फर्स्ट 2 पॉइंट वही थे, सेल साइज यहाँ पे भी इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी इंक्रीज होता है, यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस इंक्रीज होगा बट अप टू स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ATP यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, RNA प्रोटीन्स यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी सेल ऑर्गेनेलिस की। अब जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर है उनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे रह गई हैं उनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगी, लास्ट में आके G2 फेज में यहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ हम याद रखेंगे, यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ चलती है। अगर मान लो सेंट्रियोल अगर प्रेजेंट है, अगर वो एनिमल सेल है तो वहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो सेंट्रियोल की डिवीज़न भी एस फेज के अंदर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म है, ठीक है, बाहर वाला कंटेंट जो है वो साइटोप्लाज्म है, तो अगर एनिमल सेल है तो वहाँ पे सेंट्रियोल की डिवीज़न होगी एस फेज में। और देखो जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिवीज़न के लिए रह गए हैं, वो यहाँ पे आके उनकी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी G2 फेज में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सारी जो है वो डिवीज़न हो गई है। तो ये था G1 फेज के बारे में, एस फेज के बारे में और G2 फेज के बारे में। अब देखिए इसको हम कंक्लूड करते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज अलग है, डीएनए रेप्लिकेशन आप यहाँ पे याद रखेंगे, और बाकी जो G1 G2 में फेज, जो भी G1 में फेसेस होती हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं G2 में आके, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अब देखिए हमने बोला कि यहाँ पे डुप्लीकेशन जो है जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स की हो गई हैं, तो एम फेज में क्या होगा, फिर जो जिसको हम आगे पढ़ेंगे एम फेज में क्या होगा। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, आफ्टर G1 फेज ये साइज में इंक्रीज करेगा, G2 फेज और साइज में इंक्रीज करेगा, इसका न्यूक्लियस भी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे जितनी भी कॉपीज़ हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स की कॉपीज़ हैं वो यहाँ पे बन जाएंगी। और यहाँ पे जब माइटोटिक फेस आएगी, सेल डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस की डिवीज़न जो है वो पहले होती है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पहले डिवाइड हो जाएगा। डीएनए रेप्लिक कॉपी इसको मिल गई 46 क्रोमोसोम की, इसको मिल गई 46 क्रोमोसोम की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स जो जिनकी पहले डुप्लीकेशन हुई है, जब सेल अपने आप को रेडी कर रहा था, जो हमने पढ़ा इंटरफेस में, जब सेल अपने आप को रेडी कर रहा था, डुप्लीकेशन जितनी भी हुई है वो एक एक कॉपी जो है वो सबको मिल जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया इधर, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल में, प्लास्टिड इधर, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड इधर, गोल्गी बॉडी इधर, गोल्गी बॉडी इधर। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एम फेस में आके होगी, लेकिन डुप्लीकेशन जो है वो इंटरफेस में ही हो जाएगी जब सेल अपने आप को रेडी कर रहा था। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के अंदर ही इसकी डुप्लीकेशन हो गई है। अब देखिए 2 टर्म्स हम इसमें और देखेंगे, ये आपका इंटरफेस कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम एम फेस देखेंगे। 2 टर्म जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक हमने बोला था कि जनरेशन टाइम, इसको बुक में देखना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए जनरेशन टाइम क्या होता है, इट इज द पीरियड रिक्वायर्ड बाय
cell to complete one cell cycle, one cell cycle। जितना भी टाइम जो है कोई भी सेल जो है वो एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए लेता है, उसी को हम उसका जनरेशन टाइम लेते हैं। अब देखो सेल साइकिल के अंदर हम ये नहीं बोलेंगे सेल डिवाइड होने के लिए, डिवीज़न होने के लिए या डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लेता है, हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे जब वो अपने को प्रिपेयर करेगा फिर डिवाइड होगा, एक सेल साइकिल जब कंप्लीट करेगा, क्योंकि सेल साइकिल में दोनों ही चीज़ें आती हैं। जब वो प्रिपेयर भी होता है, हम इसके लिए प्रिपरेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, जब वो उसकी इंटरफेस भी कंप्लीट होती है और जब उसकी डिवीज़न फेस यानी कि एम फेस या माइटोटिक फेस कंप्लीट होती है दोनों, तब हम इसको बोलेंगे एक सेल साइकिल। तो जितना भी टाइम लेगा उसको हम बोलेंगे जनरेशन टाइम। जैसे ह्यूमन सेल में जो है वो जनरेशन टाइम है 24 आवर्स का, हमने पहले देखा था। इंटरफेस जो है वो यहाँ पे काफ़ी लंबी होगी हर सेल साइकिल में। एम फेस यहाँ पे सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स की होती है और बाकी टाइम जो है वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ नोन एज द जनरेशन टाइम। अब आगे देखिए, आगे एक और टर्म है दैट इज़ क्यूसेंट फेज। क्या होता है, अब सेल साइकिल में ही आता है ये। क्यूसेंट फेज क्या होता है, क्यूसेंट फेज या क्यूसेंट स्टेज, इसको हम G0 स्टेज भी बोलते हैं। अब देखिए जब सेल जो है वो सेल साइकिल के बाहर आ जाए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेल जो है हमेशा जो है वो डिवाइड होता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। सेल जो है वो हमेशा डिवाइड नहीं होता है। हाँ, कुछ सेल ऐसे हैं जो हमेशा ही डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि वो इंटरफेस देन एम फेस देन इंटरफेस देन एम फेस, इस तरह से उनका साइकिल जो है वो चलता रहता है। वो सेल साइकिल से कभी बाहर नहीं आते हैं। ऐसे सेल्स, इनका एक एग्जांपल है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा है, विवजियोतक ऊतक जिनको बोलते हैं। इनका काम होता है हमेशा डिवाइड होना, डिवाइड होना और डिवाइड होना, इनका ये काम होता है। तो हमेशा सेल साइकिल के अंदर रहते हैं। अब जब मेरिस्टेमेटिक सेल, और ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के टॉप मोस्ट पोजीशंस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पेड़ जो हैं वो इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। अगर हम में ये एब्सेंट होते हैं, अगर हम में ये प्रेजेंट होते हैं तो हम भी इतने लंबे लंबे या बड़े बड़े हम लोग होते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से प्लांट जो इतनी ज़्यादा हाइट जो है वो अटेन कर लेता है। तो ये सेल जो है हमेशा सेल साइकिल के अंदर रहेंगे। अगर मान लो ये बाहर आना चाहें तो इसको वो इस तरह से बाहर आ जाएंगे। आप इसको सेल साइकिल के बाहर बनाएंगे और वो आ जाएंगे G0 फेज में। That is known as the quiescent phase. If a cell comes out of the cell cycle, then this stage is known as quiescent phase. अब ये बाहर आके करेंगे क्या, देखो ये एक चीज़ तो कर सकते हैं, एक डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन क्या है, जब वो अपना एक स्पेशलाइज्ड काम जो ले लेते हैं या स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो अपना ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पैरेन्काइमल सेल्स का। पैरेन्काइमल सेल्स पहले मेरिस्टेमेटिक थे, अब ठीक है पहले मेरिस्टेमेटिक थे, अब ये बाहर आ गए हैं। ये पैरेन्काइमटस सेल भी बोलते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स भी बोलते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स भी लिखा होगा कहीं पे, पैरेन्काइमा सेल्स। हाँ चलो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पहले मेरिस्टेमेटिक थे, अब इनका मन किया सेल साइकिल के बाहर आने का, तो इन्होंने एक स्पेशल फंक्शन ले लिया, सेल साइकिल के बाहर आ गए, G0 फेज में एंटर कर गए। लेकिन उनमें जो है अभी तक इन सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर सके। उन्होंने परमानेंटली जो है वो सेल साइकिल को इन्होंने स्टॉप नहीं किया है, यानी ऐसा नहीं है कि अब वो डिवाइड नहीं होंगे, हो सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन उन्होंने ले लिया है, ऐसा हम मानते हैं। स्पेशलाइज्ड, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब पैरेन्काइमल सेल्स का काम जो है उन्होंने स्पेशल फंक्शन जो है वो ले लिया है, अब ये डिवाइड नहीं होंगे। देखो अगर मान लो ये फिर से सेल साइकिल में आना चाहें, पैरेन्काइमल सेल जो है वो फिर से सेल साइकिल में आना चाहें और फिर से डिवीज़न करना चाहें, मेरिस्टेमेटिक बनना चाहें, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स या डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। DE लगाना है आपने स्टार्टिंग में। देखो अब यहाँ पे
जब सेल एक बार जो है वो सेल साइकिल के बाहर जाकर दोबारा अगर सेल साइकिल में एंटर करना चाहे, ठीक है, अगर सेल साइकिल कर रहा है दैट इज नॉर्मल, वो मैरिस्मेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार वो बाहर जा चुका है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है, अब वो वापस जो है वो सेल साइकिल के अंदर आना चाहे तो और डिवीज़न करना चाहे तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसमें पैरेनकाइमेटल सेल्स दोबारा मैरिस्मेटिक बनना चाहेंगे, ठीक है, वो फिर से बाहर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्यूसेंट फेज जो थी G0 फेज भी इसको बोलते हैं, सेल साइकिल के बाहर बनानी है। सेल जो है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले सकता है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी है फिर से डिवाइड होने की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अगर वो उस सेल साइकिल के बाहर आके उसने एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन अगर ले लिया है, अगर फंक्शन बाहर आने के बाद वो दोबारा अगर एंटर करना चाहता है सेल साइकिल में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट एम फेज, माइटोटिक फेज। थैंक यू क्लास।